नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है इंडिया क्राइम में। इंडिया क्राइम में हम आपको हमेशा अंडरवर्ल्ड की कहानियां सुनाते हैं, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के बारे में बताते हैं, या फिर हम ऐसे बावर्दी विभागों के यानी कि यूनिफॉर्म फोर्सेस के ऑफिसर से भी आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं और उनकी सच्ची दास्तान से रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने कि अंडरवर्ल्ड का या तो सफाया किया या फिर अपराध जगत के खिलाफ एक तगड़ी लड़ाई लड़ी। आज मेरे साथ ऐसे ही एक मशहूर पुलिस अधिकारी हैं जिनका नाम है तानाजी देसाई। तानाजी देसाई एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही जबरदस्त जांबाज पुलिस ऑफिसर हैं और उन्होंने न केवल अंडरवर्ल्ड के खात्मे की जो लड़ाई चली तकरीबन एक दशक तक, उसमें कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस लड़ाई में साथ दिया। उतना ही नहीं, हथियारों की बहुत बड़े बड़े जखीरे इन्होंने जब्त करवाए। लाल चंदन की तस्करी का भी एक बहुत बड़ा केस इन्होंने हल करवाया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इनकी जाति जिंदगी से लेकर के पेशेवराना जिंदगी तक हम इनसे तमाम बातें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या कब कब कैसे कैसे हुआ। तो देसाई जी, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, महाराष्ट्र में या देश के किस हिस्से में, और मुंबई आपका आना कब कैसे हुआ? सर, मैं कोल्हापुर का, मेरा जिला है कोल्हापुर। उसमें एक गांव है सिरसंगी करके, तहसील है हाजरा। मैं किसान का लड़का हूँ। मैं उम्र की 15 साल के लगभग मैं मुंबई में आया था और फिर इधर आने के बाद अभी इधर मुंबई आना मतलब कोई रिलेटिव नहीं थे इधर। हमारा रिलेटिव था तो उनके साथ में मैं मुंबई पहुंचा। फिर रहना का है इधर, वो बड़ी समस्या है समस्या है। तो रहना का है तो वो मुझे मेरा मतलब सगे वाला ही था, बाला साहेब घोरपड़े करके। वो रेस्टोरेंट में काम करते थे मैनेजर के तौर पे। बोला चल मेरे साथ में। मैं मुंबई का गाड़ी पकड़ा, एसटी था तभी 100 रुपये 65 रुपीज ये था मुंबई का किराया। कौन सा समय था वो, कौन सा साल हुआ? 1985। अच्छा, 1985 में मैं इधर मुंबई में आया। एलपी स्टैंड पे एसटी बस स्टैंड पर उतरा मैं। वहाँ से मुझे बोला चल मेरे साथ में होटल में, हम तेरे को 1-2-4 दिन का जुगाड़ कर लेते हैं। तो मैं उधर गया। तो उधर मैं जाने के बाद उधर एक वो होटल का नाम था जय महाराष्ट्र दुग्धालय, वो था आगर बाजार में। अभी आगर बाजार क्या है मुझे तभी मालूम नहीं था, बाद में मालूम पड़ा। लगभग मैं उधर वो रेस्टोरेंट में 8 साल तक काम किया मैंने। तो उधर जैसा मैं मेरा मतलब डे टू डे मेरे को सब मालूम पड़ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैं उधर मैं 10 मतलब पढ़ाई नहीं की थी, इधर नाइट एडमिशन लिया नाइट स्कूल में। फिर मैंने दादर में ये कौन सा स्कूल था, नाइट स्कूल जहाँ पे दादर विद्या मंदिर करके नाइट स्कूल था। अच्छा, तो उधर मैं 10th पास हो गया। किस तरह का स्कूल था? नाइट स्कूल की क्या मतलब अवधारणा होती है? किस तरह से वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई होती है? टीचर वीचर सही समय पे सब आते हैं अभी कि तो हाँ, सही समय पे आते थे। 6 बजे के आसपास स्कूल में जाना होता था। 9 बजे तक स्कूल रहता था वहाँ पे। अच्छा, तो वो आना जाना चालू था। एक बार फेल हो गया, बाद में पास हो गया इधर भी। बाद में जब अगर बाजार का जब मैंने धीरे धीरे पहचान होने लगी अगर बाजार में, तो उधर अगर बाजार मतलब तभी का जो कुख्यात इलाका था, कुख्यात इलाका माना जाता था। हाँ हाँ। और उधर एक भाई होके गए थे, मन्या भाई सुरवे, उर्फ मन्या सुरवे, भार्गव भाई। तो मुझे जो कस्टमर आते थे तो मुझे वो मालूम पड़ता था भाई लोग का इलाका है। फिर उधर प्रभादेवी पेट्रोल पंप है, उधर पोत्या भाई करके नाम था, पोत्या भाटकर। हाँ, तो उधर एक बाजू में एक हमारे मालिक का रेस्टोरेंट था, उधर भी मैं काम करता था। तो उनके बगल में पोत्या भाई भाटकर का एक शॉप था। तो उनके परिवार वाले मेरे, उनकी सिस्टर वगैरह सब, उनके भाई का भी मर्डर हो गया बाद में, तो उनको भी मैं जानता था। तो वहाँ से मुझे गैंगस्टर मतलब धीरे धीरे वो सब जब बातचीत होती थी। अभी मैं रेस्टोरेंट में मतलब
जैसा था ना, कोई भी आए कुछ भी नॉलेज मिल जाता था, मैं इंसाइक्लोपीडिया जैसा हो गया था। फिर इधर सामने ही मतलब होटल के सामने मने भाई का घर था, और उनके फैमिली के कोई दोस्त लोग, उनके दोस्त लोग मेरे से जान पहचान हो गई थी। तब मुझे मालूम पड़ा कि मतलब गैंग वॉर क्या है। फिर मैं करते रहा, फिर एक एडवर्टाइज आ गई, इसमें ऐड आ गई पेपर में कि पुलिस भर्ती की, तभी 92 की आसपास। बाद में मेरा वो मैंने अप्लाई किया, मैं स्पोर्ट्समैन करके मैं था, तो मैं क्या खेलते सर्टिफिकेट, थे आप? मैं कबड्डी खेलता था और रनिंग का। अच्छा। तो मुझे मेरे पास वो सर्टिफिकेट थे सब। फिर मैं एप्लीकेशन किया, फिर मुझे कॉल आया और मैं फर्स्ट टाइम में भर्ती हो गया 93 में। अच्छा। हाँ, और फिर वो सिलसिला चालू हो गया। फिर मेरा तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे बीच में, तो थोड़ा रुक गया था। 92 93 के बीच में सब ये सब अपना एग्ज़ाम वगैरह चालू थे ना, तभी थोड़ी देर के लिए चालू था। फिर मैं 15 जून 93 में 15 15 जून 93 में मैं ट्रेनिंग पे चला गया मरोड़। मरोड़ में जाने के बाद फिर ट्रेनिंग करके मैं 94 में रिटर्न आ गया। आगे बढ़ें उसके पहले ये बताइए कि वो ट्रेनिंग कितनी रिगरस थी, कितनी कठिन थी, और किस तरह की ट्रेनिंग होती थी, और कितने समय चली? ट्रेनिंग तो एकदम मतलब मुंबई की ट्रेनिंग, मतलब महाराष्ट्र के जितने अंदर जितने भी ट्रेनिंग स्कूल है उसमें हार्ड माना जाता है मरोड़ का ट्रेनिंग स्कूल। अच्छा। बाद में वो लोनावड़ा वगैरह ऐसा है, सोलापुर अभी बहुत सारी जगह पे हो गया, लेकिन मरोड़ में एकदम स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग किया जाता था वेपन का, या सब लोग अच्छा था सब ट्रेनिंग स्कूल। और वहाँ से फिर मैं 94 में आ गया ट्रेनिंग। क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग बहुत होती है, फिजिकल ट्रेनिंग ज़्यादा है, तो बहुत सारे लड़के बच्चे जो नए जवान भर्ती होने आते हैं, हाँ। ऑफिसर्स आते हैं, उन लोगों की बड़ी हालत खराब हो जाती है और वो वहां से भागने लगते हैं कि अरे यार कौन इतना ट्रेनिंग में परेशान होगा, जाते हैं कुछ और करेंगे। कभी ऐसा आपके दिमाग में नहीं आया, क्योंकि आप तो अच्छा वाला होटल में काम कर ही रहे थे? मैं तभी सर मेरा बाकी का एक्टिविटीज़ भी कबड्डी खेलना या जिम वगैरह में चालू था, इसके लिए मेरे को इतनी परेशानी नहीं हुई। अच्छा। लेकिन मेरे साथ में जो कुछ लड़के लोग थे उनको फिजिकली एक्टिविटीज़ में थोड़ी दिक्कत होती थी, वो लोग थोड़े बहुत चले भी गए छोड़ के, ऐसा नहीं है, लेकिन फिजिकली उधर अच्छा रहना ही पड़ता है। अच्छा, आगे बढ़ें, आपके पेशेवर जिंदगी में हम अंदर हूँ उसके पहले जो है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप उस बाजार वाले इलाके में रह रहे थे सर, और मन्या सुरवे का परिवार आपके साथ में एक तरह से एक्विंटेड हो चुका था, जुड़ चुका था, आप उनको जानने पहचानने लगे थे, पोत्या भाटकर का भी आपने काफी जलवा देख लिया था, कभी मन में ये नहीं आया था कि ये काम करना चाहिए? वो उस टाइम वैसा, मतलब मेरा जो 8 साल का पीरियड था ना, वो भाई लोग का जो सब हिस्ट्री में सुनता था, तो मुझे भी ऐसा, मैं थोड़ा एग्रेसिव ही था कि, और फिर ऐसा कभी मतलब डायरेक्ट, अभी वो क्या था, तभी जब मैं गया तभी 85 साल था उनका, ऑलरेडी तो इनकाउंटर हो चुका था, लेकिन उनको उधर के जो इलाके के लोग हैं उनको बहुत मानते थे। हाँ, वो तो भगवान की तरफ पूजे भगवान की जाते थे, तरफ फरिश्ते थे। और उस तरफ कैसा है, सब कोकण के लोग ज़्यादा थे, रत्नागिरी, चिपलून, महाड़, और हमारे साइड के भी उधर थे, लेकिन उधर उनका एक अच्छा नाम था मना भाई, और पोत्या भाटकर भाई का वो भी नाम अच्छा था। और पोत्या भाटकर का जो भाई था या उनकी सिस्टर, दोनों सिस्टर को मैं पर्सनली जानता था, लेकिन मना भाई का जो परिवार था, लेकिन मैंने ऐसा मैं देखा है उनके फैमिली को, वो रेस्टोरेंट में भी मेरे आते थे, तभी मैं काउंटर या वेटर का भी काम करता था, तभी मैं सबको मैं जानता था। और उसके बाजू में जितने भी आगर बाजार के छोटे मोटे भाई थे, मैं सबको जानता था। कौन सबकी कौन जान होंगे, पहचान। और कुछ नाम बता सकते हैं आगर बाजार वाले, कुछ याद आता है आपको? उधर आगर बाजार में एक उनके साथ वाले महादेव नाचनकर एक करके था, दीपू था, उसका भाई उसका अभी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, और एक ठाकुर करके एक लड़का था, उसके बाद में उसका शायद इनकाउंटर हो गया बाद में। अच्छा। तो दयानिक साहब या शर्मा साहब ने किया है, तभी उनके साथ में ये नहीं था, मालूम नहीं था, तो अभी फिलहाल हो गया वो। तो ये पोत्या भाटकर उस वक्त में किस तरह की एक्टिविटीज करता था? आप लोगों को जो इलाके के लोग थे, क्या मन्या सुरभि और पोत्या जो हैं वो आसपास का जिस इलाके में रहते थे वहां के लोगों से हफ्ता वसूली भी करते थे, उनको तंग परेशान करते थे? नहीं, इलाके में कुछ नहीं है।
बाकी का उनका तो सब क्रिमिनल रिकॉर्ड्स था वगैरह, वो तो सबको मालूम है। लेकिन जो एरिया में किसको तकलीफ कभी नहीं दिया लोगों ने, ऐसा मैंने उनके जो दोस्त लोग हैं या वहाँ से एरिया से मैं घूमता था 8 साल, तो मेरे को मालूम आता है ऐसा है। मन्या सुरवे के कारनामे उस वक्त लोग बताते होंगे कि वो कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं है। कुछ जानकारी में है आपकी उसके हरकतें? नहीं, उनके या रिलेटिव उनके मैं मेरे को जानते थे, लेकिन उनके लिए उनके बारे में अच्छा ही बोला जाता था। वो मेरा जो रेस्टोरेंट था उसके सामने के गली में कीर्ति कॉलेज है। कीर्ति कॉलेज इधर महाराष्ट्र हाई स्कूल करके था, उधर वो लड़के लोग तो, लेकिन वो बात क्या हो चुकी थी इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा नहीं बताते थे, अच्छा। डर के मारे, ऐसा था। चलिए लौटते हैं कि आप पुलिस में आए और ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग के बाद में आपकी पहली पोस्टिंग किस साल में, किस महीने में और कहाँ हुई? सर मेरी पोस्टिंग, मेरा ट्रेनिंग होने के बाद मैं नायो हेडक्वार्टर करके उधर आ गया। उधर आने के बाद मालूम नहीं था एक कैसा, मतलब जो प्रोसीजर है, मतलब कैसा, मतलब डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होगा और कैसा ड्यूटी देते हैं, मुझे पहला स्टार्ट में नहीं मालूम था। फिर आगे फिर उधर कैसा होता है, हेडक्वार्टर में आने के बाद कंपनी ABCD, मतलब 5,000 स्टाफ है तो कंपनी बांटा जाता है उसमें, 200 लोग, ए कंपनी, B कंपनी, C कंपनी, ऐसा इंटरनल ये करते हैं। तो उसमें 200 लोग, 300 लोग पुलिस कांस्टेबल ऐसे रहते। तो उधर रहने के बाद 1-2 महीना, 3 महीने गए, मैं सब समझ लिया कैसा ये वर्क चलता है। उधर कोर्ट ड्यूटी रहती, परेड रहती है सवेरे मॉर्निंग में, या बॉडीगार्ड के लिए जो अपने नेता लोग हैं उनके लिए भी एक स्टाफ भेजा जाता है, ये सब उधर काम होता है। फिर मुझे 2-3 महीने जाने के बाद मुझे ऑफिस वर्क करने का काम मिला। तो मैं सीनियर, उसको ऑफिस है तो उनके इधर जो भी रहता है सब आवक जावक, जो आरजी आती है कांस्टेबल लोग की, अपनी किसकी भी सबकी, तो वो सब मैं लेता था। फिर आवक जावक का काम मुझे मिला, तभी सब सीनियर ऑफिस में उधर ACP ऑफिस, DCP ऑफिस, स्पोर्ट्स ऑफिस, सीनियर ऑफिस सब था उधर। तभी मुझे कम लोग का भी मैं मतलब जानता था। तभी मुझे स्पोर्ट्स में सालस्कर साहब थे हमारे इधर ऑफिस में, लक्ष्मण दुबे साहब थे हमारे इधर, परदेशी करके साहब थे, और ऐसे बड़े सारे लोग बड़े। लेकिन ये अभी मुझे, जब मैं 1-2 साल के बाद, ये सालस्कर साहब ये सब मैं नहीं जानता था इतना, मतलब वो पहले पॉपुलर थे लेकिन मैं इनकी काम के बारे में नहीं जानता। जब मैं थोड़ा सा सीनियर हो गया तो मैं जाना रहे, मैं तो साहब को जानता हूँ, अच्छा। बड़ा आदमी है। तो सालस्कर साहब तभी उनका बदले हो गए, हेडक्वार्टर में आए थे, तभी उनके पास स्पोर्ट्स का चार्ज था। तब मैं उनको थोड़ा समझ जानता था कि आना जाना हमारे ऑफिस में रहता था। तो उनके भी दोस्त, मतलब सीनियर, डिपार्टमेंट अलग अलग, एक ही ऑफिस है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग था। स्पोर्ट्स के इंचार्ज वो थे और बाकी के स्टाफ API PI ऐसा उधर संजय दिवाड़कर साहब थे, वो एक मैं जानता, उनके बैचमेट के सब, ये जब मैं बोला उनके बैचमेट थे सब। अच्छा अच्छा। लेकिन लेकिन सालस्कर के साथ काम करने का मौका कभी आपको सीधे नहीं मिला? नहीं, सीधा नहीं मिला। जब वो फील्ड में थे, एनकाउंटर्स कर रहे थे, कभी उनके साथ? कभी नहीं। वो खाली उधर वहाँ थे उतने, या मेरा पहचान, कभी हेड ऑफिस में आया तो दुआ सलाम हो गए, सलाम दुआ अपनी रहती थी ऐसा। तो आप हेडक्वार्टर में काम कर रहे थे और वो सारी चीजें जो चल रही थी, ये बताइए कि वहां से आपका क्राइम ब्रांच में जाना कैसे हुआ? सर करीब एक साल में काम किया उधर ऑफिस में। फिर मुंबई के लिए बॉम्ब स्क्वाड के लिए ना वैकेंसी आई थी एक। अच्छा। महाराष्ट्र के लिए बॉम्ब स्क्वाड था, तो उसके लिए एक ही महाराष्ट्र में एक ही था पहला, BDDS, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड। तो पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ही स्क्वाड था वो। लेकिन अभी वो सब थ्रेट्स वगैरह वो आते थे, फिर कॉल आते थे, वो सब बाकी जगह जा नहीं पाते थे, इसके लिए वो नया मुंबई के लिए खास स्पेसिफिक BDDS का ऑफिस बनाया गया, स्क्वाड बनाया गया। सब बहुत लोगों ने एप्लीकेशन किया, तो
तो मेरा उधर सिलेक्शन हो गया, नोटिस हो गए, तो मैंने वहाँ पर गया 96 में। तो वहाँ के इंचार्ज, पहले इंचार्ज कौन थे? पहले प्रफुल्ल इंचार्ज देसाई या नहीं, प्रफुल्ल, क्या नाम है उनका? उधर सावदे साहब करके थे। अच्छा। सावदे साहब थे, बाद में चौगले साहब आए, चंद्रशेखर चौगले। सावदे साहब का पूरा नाम नहीं मालूम है, लेकिन सावदे साहब थे। और कुछ 6 ऑफिसर, ऐसा करके 18 लोग का एक यूनिट बना दिया क्राइम ब्रांच का। तो उधर मैं 96 में उधर गया। वो भी बॉम्बे पुलिस हेडक्वार्टर में ही उसका स्टेशन था? उसका एल्टीमार पुलिस स्टेशन है, हम्म। उसके वो गली में एक ऑफिस है, मतलब जगह है पुलिस की, उधर वो ऑफिस है उनका, एल्टीमार ऑफिस। अच्छा। पुलिस स्टेशन वहाँ पे के आप लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग मिली और किस तरह से बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए क्या मतलब ट्रेनिंग दी गई? मैंने 45 डेज ट्रेनिंग किया इसका बॉम्ब का पुणे में। और 18 लोग में से 6 लोग ने ट्रेनिंग किया है और 6 ऑफिसर थे, मतलब। और बाकी के जो 12 कांस्टेबल थे, उनको डॉग हैंडलर बना गया, वो अलग ट्रेनिंग थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने उधर ट्रेनिंग किया और फिर बाद में आ गया, फिर काम चालू हो गया। फिर उसके बाद कॉल अटेंड करते थे, तो जो आपको एक किस्सा मैं बताऊँ, दहसर में जो ब्लास्ट हो गया था, और कुछ हमारे पुलिस वाले भी उधर ये हो गए थे, तभी मैं उधर, बाद में कॉल आता ना ब्लास्ट होने के बाद, तभी मैं उधर गया था, विजिट हो गए थे। तो हम लोग ने कुछ सैंपल वगैरह लिया था, उतना याद है, बहुत साल हो गए उसको। और एक प्लाजा में एक तभी नया नया जब हम लोग स्क्वाड हुआ था, तभी हैंड ग्रेनेड मिला था। अच्छा। तो भी तभी मैं था, तो हम लोगों ने तभी में ले लिया और फिर उसको डिस्पोज किया। और कहाँ से भी अगर कुछ जिलेटिन वगैरह ऐसा मिलते तो हम लोग डिस्पोज करते थे बाहर जाके। तो नॉर्मली मतलब कैसे करते हैं उनको? सिक्योर करके और कहीं दूसरी जगह ले जा करके उनको ब्लास्ट सिक्योर कर करके देते हैं? ब्लास्ट करना पड़ता है जंगल में वगैरह। अच्छा। वहीं कहीं उसी इलाके में नहीं किया जाता है उसको सिक्योर करके? नहीं किया जाता। अगर कोई लाइव बॉम्ब है, सपोज लाइव कोई बॉम्ब है आईडी है तो मालूम होता है ना सब, हम जो ऑफिसर होगा, जो एक्सपर्ट ऑफिसर रहते हैं, वो बताते क्या करना चाहिए, उस हिसाब से डिपार्टमेंट एक्शन लेता है। अच्छा। तो बीडीडीएस के काम करने के बाद में आपको क्राइम ब्रांच में आए? बीडीडीएस में काम करते करते सर फिर क्या होगा, ये तो काम तो डेली का, अभी वो कुछ ये नहीं था इतना, मतलब। तो बोले क्राइम ब्रांच में नए नए लोग चाहिए, फ्रेश लोग, सब। तो एक इंटरनल एक परिपत्रक आता है, उसमें जो भी इंटरेस्टेड है उनको नाम दिया जाए हर यूनिट से। तो मैंने भी मेरा नाम दिया था। फिर मैं 2-3 बार गया सीनियर साहब को लेके, सर मुझे जाना है, मैं इंटरेस्टेड है। फिर तभी डीसीपी परमवीर सिंह साहब थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि इधर यूनिट में मेरा नाम सीखना था, हो जाए। तभी क्या हो गया, फिर उधर सिंह साहब थे, और फिर उधर वो जो क्राइम ब्रांच का एक आपको मालूम रहेगा बिल्डिंग है, लकड़ी स्टोन बिल्डिंग, उधर वो अंग्रेज साहब खड़े थे उधर। अच्छा। तो मैं सीनियर साहब के साथ में गया, तो सीनियर बोला, अरे अरवी तुझ्याकडे घे, पोरगा चांगला है सर, वो लोग ने बताया चौगले साहब ने। तो बोले ठीक है। तो बोला क्या तेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्या क्या करता है, ड्राइविंग ये सब, बाइक वगैरह सब आता है क्या? बोले सर आता है। बोले लेकिन इंफॉर्मेशन सर मुझे सीखना है, कोशिश पूरी करूँगा सर मैं ये करने का। तो बोला ठीक है, कल आ जाए मेरे ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में उनका ऑफिस था, वो बैरक्स में। मैं उधर गया, फिर बोले तेरा नंबर वगैरह सब लिया, थोड़ा मेरे से जानकारी ली, किधर रहता है, क्या होता है, कितने साल सर्विस है, ऐसा सब लिया। बोला ठीक है, तेरा ऑर्डर पहुंच जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने मेरा ऑर्डर निकाल दिया, और अपने पास अपनी यूनिट में, तभी वो उनके पास प्रॉपर्टी सेल नहीं, सावंत साहब थे। अच्छा। प्रदीप सावंत प्रदीप सावंत इनके अंडर एक स्पेशल स्क्वाड करके, इनके अंडर अंग्रेज साहब का एक स्क्वाड था, उसमें मैं गया। अच्छा। मतलब डीसीपी क्राइम का स्पेशल स्क्वाड में आप गए? हाँ, है ना? एसीपी और डीसीपी। वो नहीं तो प्रदीप सावंत तब एसीपी थे? प्रदीप सावंत एसीपी थे। अच्छा। और साहब ये थे। हाँ, क्योंकि बाद में तो प्रदीप सावंत डीसीपी डीसीपी बने बन और गए सब, DCP। काफी सारे बड़े बड़े केसेस बड़े उन्होंने हैंडल केसेस, किए। तभी मैं था।
जब डीसीपी बने वो तभी भी मैं था उनकी उधर अच्छा आंद्रे साहब के साथ। अच्छा। तो रविंद्र आंद्रे के साथ काम करते हुए जो है ये आपने आपका पहला बड़ा केस कौन सा रहा जिसको कि आपको याद हो आपको? सर मेरा छोटे मोटे केस तो हम लोग डिटेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन जो इनकाउंटर पहला उनके साथ में मेरा लाइफ का पहला इनकाउंटर था, उसका नाम था रवि रुपया पुजारी। अच्छा वो अश्विन गैंग, अमर नायक गैंग का और चिकना बाबू का गुर्गा था। हम्म। हाँ, तो पहला इनकाउंटर मेरा आंद्रे साहब के साथ में था, वो रवि रुपया पुजारी। ये वो रवि पुजारी नहीं है जो अभी अरेस्ट हुआ है? नहीं, तो वो नहीं, तो दोनों ये बड़े पुजारी अलग है। सामान्य मतलब एकदम जो मिलते जुलते नाम है, हाँ, तो लोगों को कंफ्यूजन ना हो नहीं इसके नहीं, लिए। रवि रुपया पुजारी वो अलग, ये रवि पुजारी नहीं है, वो दूसरा रवि पुजारी। हाँ। तो कैसे क्या हुआ था, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे आई थी, किस तरह एनकाउंटर हुआ? ये सर तभी गिरगांव में इनका ज़्यादा, मतलब गिरगांव, लेमन रोड, भुलेश्वर, ये एरिया में उनका बहुत दबदबा था। तो उनका मुखिया था मेन चिकना बाबू, शशिकांत सागवेकर उर्फ चिकना बाबू। इनके अंडर ये लोग काम करते, रवि रुपया पुजारी है, सुरेश देव कळंबेकर, गुलिया, और भी इनके साथ में गुर्गे थे, लेकिन मेन था उनका चिकना बाबू। अच्छा। हाँ, तो ये लोग क्या करते थे, जितने भी इधर भी जितने भी व्यापारी है उनका नंबर निकालना, फिर उनको नंबर निकालने के बाद एक उनके पास गाड़ी थी, सुमो गाड़ी, तो उसको व्यापारी को बिठाना, फिर उनके खंडनी उगालना, ये सब ये काम ज़्यादा चलता था। तो तभी मेरे ख्याल से हम लोग के हिसाब से 3-4 लोग उसके गैंग के मारे गए थे चकमक में। अच्छा। हाँ, हम्म। सुरेश देव कलंबेकर, चिकना बाबू, ये लोग सब हम लोग ने उस टाइम, मतलब एक ही मुठभेड़ में 3-4 लोग नहीं, मारे? एक अलग अलग अच्छा। अलग अलग टाइम, अलग अलग दिन। अच्छा। तो तब से मतलब वो जो एरिया था वो क्लीन हो गया, मतलब वो पूरा फ्रैक्शन ही जो है उस गैंग का, Yes. नाइक गैंग का, वो खत्म हो गया एक तरह उधर से। का सब खत्म हो गया। अच्छा। तो ये आपका पहला एनकाउंटर है लाइफ का। लाइफ। फिर इसके बाद में इसके बाद में कुलाबा का एक मंगेश कुली करके था। हाँ। मंगेश कुली पुलिस के हाथ से भाग गया था, आज़ाद मना किला कोर्ट से, और तारीख के टाइम। तो मैं एक उधर जो कुलाबा एरिया था, उधर एक वाइन शॉप था, तो वाइन शॉप में मैं बहुत टाइम उधर आना जाना, ऐसा हम लोग को मालूम था कि उधर आता है या अलग अलग जगह पे आ जाता है। फिर उधर उसको, वो उधर आता था, फिर हम लोग ने सब जानकारी निकाली। फिर एक दिन हम लोग को ऐसा मिला कि उधर आने वाला है मार्केट के अंदर, तो हम लोग ने ट्रैप लगा के उसको, उसके साथ में जो आया तो उसने फायरिंग किया, बाद में हम लोग ने फायरिंग करने के बाद मर गया। मुझे ये बताइए कि आपने एनकाउंटर्स का तो ये सिलसिला आपका शुरू हो गया था, लेकिन इसके पहले आपने इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क अपना तैयार करना शुरू कर दिया था? यस सर, मैंने जैसा जैसा इनकाउंटर या केसेस होते गया तो मुलाकात तो होती थी, जो मेरे सीनियर्स लोग थे उनके साथ में, मतलब मैं जाता था, बैठता था, कैसा बात कर रहे, कैसा कांटेक्ट हो रहा है। तो मैंने भी अपना धीरे धीरे अपना नेटवर्क चालू किया था, और मैं डेली कुछ काम रहे या नहीं रहे, मैं उनको, मेरा जो इन्फॉर्मर थे उनको डेली मैं एक कॉल करता था, लैंडलाइन पे जाके। मॉर्निंग आया कि मैंने, तभी पीसीओ हुआ करते थे, पेजर थे हमारे पास, तो मैंने वो मैसेज करता था उसको, या फ़ोन करता था ऑफिस से, अरे भाई क्या चल रहा है, कैसा है, किधर हो, मार्केट ऐसा, मतलब मार्केट में कुछ नया फ्रूट वगैरह आया क्या, क्या चल रहा है, सब ऐसा सब चालू रहता था। तो उस हिसाब से मैं डेली जितने भी 15-20 तभी स्टार्ट में उतने थे, धीरे धीरे फिर नेटवर्क बढ़ाते गया, और फिर मुझे नॉलेज आ गया कि मतलब ये काम कैसा चलता है। और काम तो चलता है, लेकिन जो ऑफिसर्स और उनके सुपीरियर रहते हैं, सीनियर के सुपीरियर, एसीपी, डीसीपी, जॉइंट सीपी, उनका जो अगर सपोर्ट रहेगा तो ये काम बन पाता है। सब जान लिया मैंने, ये क्राइम ब्रांच या प्रोसीजर, मतलब ये जो काम चलता है क्राइम का कैसा चलता है, वो सब मैंने थोड़ी बहुत मालूमात कर ली थी तभी। अच्छा।
ये जो इन्फॉर्मर्स होते थे उस वक्त में उन लोगों को पालना पोसना बड़ा कठिन काम हुआ करता था। वो लोग बड़ी शराब वगैरह की, नशे की, पैसों की डिमांड करते रहते थे। आखिर वो चीजें पुलिस ऑफिसर्स कैसे उनकी फुलफिल कर पाते हैं, कैसे उनको दे पाते हैं? सर अभी बोलते ना, एक सरकारी काम होता है तो साहूकारी भी कुछ करना पड़ता है। हम्म, तो बाकी का बाद में ऐसा मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन वो सब अगर जितने देखो सर, ये मुंबई में जितने भी गैंगस्टर को, जितने भी ये सब इनकाउंटर एक ही बैच के ऑफिसर थे, और बाद में छोटे मोटे 83 बैच एक फेमस थी। हम्म, लेकिन अगर वो पैसा अगर दे रहे तो इन्फॉर्मर आते थे, हम्म, पैसा नहीं है उस ऑफिसर के पास नहीं जाते थे। हम्म, लेकिन जो हमारे डीसीपी, जॉइंट सीपी साहब थे, बाद में ऐसा हुआ कि अ, जिसके भी नाम है तो उनके ऊपर जो बख्शीश रहता था वो लोग, अभी फॉर एग्जांपल मतलब मैं इतना जानता हूँ कि डी शिवानंद साहब थे, तो उन्होंने एक लिस्ट ही बनाया था ऐसा, अच्छा, ये फलाना फलाना आरोप है, ये क्या तो इतना उसके ऊपर इनाम है, हम्म। तो इनाम के पैसे जब आएंगे तो पुलिस ऑफिसर दे देते थे उनको। और हथियारों वगैरह की बरामदगी पे भी वो काफी अच्छा रिवॉर्ड देते थे रिवॉर्ड शिवानंद, देते थे, शिवानंदन साहब देते है थे। ना? पहले जो 200 500 800 था वो बढ़ा के उन्होंने कई हजार में कर दिया था। 10,000 ऐसा कुछ। हाँ, मतलब पिस्टल विस्टल के लिए 10,000 था, बड़े 10,000 हथियार के बड़े लिए तो और हथियार भी के लिए 25-50 हजार दे रहे थे, 50,000। है ना? इसका तरह का सब कुछ हो गया था। तो ये जो आपने इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क बना लिया और वो सब किया, अब उसमें आपको आगे बढ़त मिलनी कैसे शुरू हुई? और किन मतलब इनके साथ में, रविंद्र आंगरे के साथ में हाँ। और कौन कौन से आपने वो किए? सर मैं जब ये चालू था हम्म, तो इनकाउंटर्स वगैरह ज़्यादा होते थे, मतलब इधर शर्मा साहब अलग टीम में, उनका एक यूनिट था, प्रफुल्ल जोशी साहब का एक यूनिट था, ऐसे 12 यूनिट क्राइम ब्रांच के थे अलग अलग ऑफिसर्स अपने अपने जगह पे। इनकाउंटर तो छोड़ो, सब केसेस मतलब अपने अपने हिसाब से डिटेक्ट कर रहे थे। तभी आंगरे साहब का बदली हो जाता है 2002 में, सॉरी 2000 में, सन 2000 में, तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, थाना में हो गया था। अच्छा, फिर वो जो स्टाफ है तो उधर प्रफुल्ल जोशी साहब आ गए, वो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रफुल्ल जोशी साहब थे। तो उधर जो स्पेशल स्क्वाड तो उनको प्रॉपर्टी सेल में कन्वर्ट किया, हाँ, और फिर उधर वहाँ से चालू हो गया। फिर उधर भी एक दो इनकाउंटर हो गए प्रॉपर्टी सेल के अंदर, या बाकी के जो भी केसेस थे हम लोग जी, डिटेक्ट करते थे। तभी उधर एक उनके साथ में विनायक वस्त साहब थे, अनिल कोड़ी साहब थे, अभी सब लोग सीनियर एसीपी बन के रिटायर हो रहे। अनिल वाड़वले भी थे, अनिल वाड़वले साहब थे, अरुण सावंत, अरुण सावंत, कमलाकर साहब, कमलाकर साहब, कमलाकर साहब गोटे साहब थे। हाँ, ऐसे सब लोग हमारे साथ में ऑफिसर थे सब। हम्म, फिर प्रॉपर्टी सेल हो गया, प्रॉपर्टी सेल के बाद हमारा ट्रांसफर हो गया यूनिट 9 में, तो अच्छा। सीनियर दोनों चार्ज उनके साथ में हो गए, जोशी साहब, प्रफुल्ल जोशी उनके साथ में हो गए थे। फिर उधर एक साल भर काम किया यूनिट 9 में, तर वहाँ पे एक दो काउंटर हो गए। किनके हुए कुछ याद है आपको वहाँ के एनकाउंटर्स की कहानी? उधर सर एक नाम था, मुझे एक या दो ही हो गए, तो अभी मुझे नाम नहीं। चलिए छोड़िए उसको, हम बाद में कर लेंगे। हाँ, तो बाद में क्या हो गया, फिर जोशी साहब को वापस प्रॉपर्टी सेल में गए, और यूनिट 9 में सालस्कर साहब आ गए। अच्छा, तभी हाँ, तो हम लोग का वाज फिर जोशी साहब का ट्रांसफर वापस इधर हो गया, थाना में हो गए। अरुण चौहान साहब आ गए, अच्छा, प्रॉपर्टी सेल के इंचार्ज। तभी हम लोग ने बहुत सारे मतलब जो रॉबरीज का वगैरह केसेस था, वो बहुत हम लोग ने रॉबरीज का केसेस ओपन किया था हम लोग ने। अच्छा, कोई ऐसी बड़ी रॉबरी का केस आपको याद पड़ता है जो आप लोगों ने क्रैक किया हो? एक सर अवधेश सिंह का केस था, एक्सिस बैंक वाला, वो उसी समय में हुआ था? नहीं, वो बाद में हम लोग ने इधर डेन नगर में हम थे ना, तभी किया था सर। अच्छा, वो इनके साथ में अभी इतने रॉबरीज ओपन किया ना, तो मुझे याद भी नहीं, इतने काम कर रहे। अच्छा, ठीक है। फिर आपका जो जुड़ाव है वो इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के साथ कब और कैसे हुआ? कैसे उनके स्क्वाड में जुड़े आप?
प्रदीप शर्मा साहब के साथ में मैं अरुण चौहान साहब के साथ में जब था, मेरे सामने मेरे इन्फॉर्मर ने एक ऐसी ये लाई थी कि बोले बढ़िया काम है वो, अ, मतलब छोटा राजन गैंग से रिलेटेड है। तो मैं साहब को बोला था, चौहान साहब को, कि सर ऐसा ऐसा एक इन्फॉर्मेशन है, वर्कआउट करेंगे क्या? बोला ठीक है। तो क्या होता है सर, हमने अगर वो जो हमारा जो नेटवर्क रहता है उसको अगर रिजल्ट नहीं दिया तो वो नेटवर्क घूम जाता है, इधर उधर टूटना शुरू हो जाता है, टूटना वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो साहब बोले अरे वो इतना मेरे को भी ये नहीं है, देखते। तो क्या हो गया सर, वो बोले जो मेरा जो नेटवर्क था, जो खबरी था, उसमें उसको मैं बोला साहब आपके पास तो नहीं होगा, तो मुझे कोई भी ऐसा ऑफिसर दे दो, अच्छा वो काम कर सकता है। बोला ठीक है। तो मैं जो जिसके बारे में हम लोग गए थे ढूंढने के लिए, उसका डोजर मांगने के लिए मैं क्राइम ब्रांच यूनिट 11 में गया था। अच्छा। तो उधर मुझे विचारे साहब मिले। सर बोला एक ऐसा ऐसा एक है, उनका मेरे को डोजर मांगता है। बोले क्या कर रहे तुम लोग? ये तो इसके आगे की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसको हम लोग ढूंढ ही रहे थे। बोला ठीक है। तो कुछ दिन गए तो साहब भी ये कर रहे थे, बोला आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा चालू था। लेकिन इन्फॉर्मर तो उसको घायल हो गई थी बहुत। अच्छा। तो मैं बोला एक काम कर दूँ, ये विचारे साहब है, शर्मा साहब का स्क्वाड है, उधर तू काम मांगता तो दे दे, हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी का हमारे पास सब काम चालू है, तो उसको टाइम लगेगा। तो बोला मेरे पास टाइम नहीं है, घाई कर रहा है आदमी। क्यों लेकिन ऐसे इन्फॉर्मर इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं, क्या कारण होता है? अभी क्या आगे क्या कैसा था सर, वो जो गैंगस्टर था वो एक जगह ठहरा हुआ था। वो क्या करता था, अलग अलग लोगों से बुला के मीटिंग करना, ये करना होगा, वो 4 दिन रहेगा, 8 दिन रहेगा, कभी गायब हो जाता था। हाँ। इसके लिए वो घाई कर रहा था। अच्छा। हाँ। तो थकान करके था, करके था, तो अभी शायद वो मर गया। वो क्रिमिनल था, वो वांटेड था। और फिर वो अभी वो जो नेटवर्क से गया था, वो खबरी ने उधर साहब को बताया कि ऐसा ऐसा है, तो लोगों ने पकड़ा, वो टीम को पकड़ दिया। वो गैंगस्टर लोग को, छोटा राजन गैंग का गुर्गे थे, थकान और कुछ ऐसा सुंदर बिंदर ऐसे करके थे, उन लोग को पकड़े 5-6 लोग। उधर उनको एक AK-47 मिला। अच्छा, ठीक। AK-47 मिला। फिर केस डिटेक हो गई। फिर बाकी का क्या आगे उस साहब और जो भी प्रोसीजर होना था उनका हो गया। तो मैं इधर काम कर रहा था, तो मुझे कॉल आया, अरे भाई देखा कितना बड़ा काम हो गया, ऐसा है वैसा हो गया। बोला अच्छी बात है। तो मैं एक दिन ये करने गया था। बोला शर्मा साहब, बोले ये काम मतलब कैसा है, किया था? तो मैं जो इन्फॉर्मर था उसके साथ में गया। सर बोला उसको पैसा दे दो और ऐसा जो, ठीक है। बोला तेरे को कुछ चाहिए क्या? बोला सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद दे दो और मुझे आपके साथ काम करना है। अच्छा। मैं शर्मा साहब को डायरेक्ट बोला। तो नितिन विचारे साहब था, और उन्होंने फिर बोला अरे ठीक है ले लेते। उस दौरान क्या हो गया, लेने के टाइम वो खाजा यूनुस का केस ओपन हो गया। अच्छा। हाँ, वो बड़ा एक परेशानी होगी। हाँ। तो उसमें वो उलझ गए थे सब हो गए। तो बोला थोड़ा डिले हो गया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी इधर पुलिस क्लब में। तो हम लोग उधर, मैं एक बार उधर शर्मा साहब को मिला। साहब बोला सर क्या हो गया मेरे काम का? अरे करता हूँ, तू टेंशन मत ले, मेरे को याद है मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। तो उन्होंने मेरा, फिर मुझे मालूम भी नहीं, फिर ऑर्डर निकाल दिया था। अच्छा। तो वो ऑर्डर प्रॉपर्टी सेल में आ गया। ओके। जो अरुण चौहान साहब थे, तो अरुण चौहान साहब बोला मेरे पास क्या दिक्कत है? बोला सर आपके पास नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपके पास दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन ये थोड़ा अलग अलग करेंगे तो अभी चांस मिला है तो सर जाता हूँ, आपकी कृपा से अगर होती। तो मुझे उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। अच्छा। कुछ मतलब ये नहीं। बोला ठीक है। फिर वहाँ से फिर शर्मा साहब को तो मैं जानता ही था पहले से, मतलब बाजू में हमारा प्रॉपर्टी सेल का ऑफिस था, उनका एंटी एक्सटॉर्शन सेल का ऑफिस था। तो थोड़ा मैं उनके ऑफिसर है सब स्टाफ को जानता था। तो फिर मैं यूनिट 11 में 2004-05 में गया। फिर वहाँ से सब सिलसिला चालू हुआ। तो आज तक साहब के साथ में हूँ मैं। अच्छा।
तो ये जो एनकाउंटर्स का सिलसिला चल रहा था, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, वो तो बहुत सीक्रेटिव होते हैं, बहुत गोपनीय तरीके से अपने सारे हरकतें करते हैं, काम करते हैं। उनकी अंदरूनी इंफॉर्मेशन कैसे आ जाती है? सर जितने भी गैंगस्टर या बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं या उनका शूटर्स होते हैं, सर वो 4 मर्डर 5 मर्डर तो शाने लोग ही रहते हैं, बराबर। उनको अगर पकड़ना है या जो भी उनके साथ एनकाउंटर करना हो या कोई मतलब उनके साथ में उनको उनके तरफ कैसा पहुंचना है, सर एक ऑपरेशन समझो कोई भी करते हैं तो उनको 6 महीना 8 महीना साल भर वर्कआउट करना पड़ता है। अच्छा। एक के पीछे तो यूनिट में 10-15 लोग रहते हैं, अपना अपना नेटवर्क करके। अभी मेरे सीनियर प्रदीप शर्मा साहब थे, तभी वो किसी भी पूछे कह रहे तुझं काय चाललं है, क्या काम चालू है, कैसा जाओ, तो बीच बीच में सबको बुला के अपना अपना ये करते हैं। उनका खुद का भी एज रहते थे, तभी हमको बताते ऐसा ऐसा उधर जाओ इधर जाओ और उसका डेवलपमेंट देखो क्या है कैसा करना है। तो बहुत सारा पैसा भी बहुत लगता है। 6 महीना वर्कआउट करेंगे तो कार से जाना है आना है जाना है, खबरी लोग को नाश्ता ये वो सब जो भी उनकी मांगे है पूरी करनी पड़ती है। तो मैं जब प्रदीप शर्मा साहब के साथ में था और उधर जो मेरे को नॉलेज या कॉन्फिडेंस मिला काम करने का वो अलग था। तभी सर मैंने मेरे ख्याल से आपको मैं गिनवा के मैं बताता हूँ, साहब के साथ में एक गौड़ी गैंग से लेके छोटा शकील गैंग का, छोटराजन गैंग का, हर गैंग के लोग पकड़े भी गए हैं, रॉबरी भी उनके साथ में ओपन किया और इनकाउंटर भी हो गया है। उसमें सुधा मिर्गल करके था, वो गौड़ी गैंग का था, वो था। एक मुज्जू पटेल था, वो छोटराजन गैंग का था। दूसरा जॉन पॉलस, वो छोटराजन गैंग का था, तारदेव में इनकाउंटर हो गया था। और एक यूपी स्टेप के टीम के साथ में मैंने काम किया है। उसमें जावेद खान और फिरदोश करके था। अच्छा। वो बीजेपी के खासदार थे, कृष्णानंदन राय, उनके मर्डर में वांटेड था। अच्छा। हाँ, तो वो टीम के साथ मैंने वर्कआउट किया है। कैसे किया था वो तो टीम वहाँ की थी, आप लोगों का इधर क्या? मुंबई में आ गई थी वो टीम। अच्छा। उनके साथ में स्पेसिफिक मुझे शर्मा साहब ने उनके साथ में रखा था कि ये बंदा है जो बोलो आपको हेल्प करेगा, जो नेटवर्क है वो करेगा। तो साहब और मैं और एक बंदा था, उसके साथ में हम लोग ये कर रहे थे। तो इसको फिरदौस को कैसे तलाशा आपने यहाँ बम्बई में, क्या मतलब इंफॉर्मेशन? यूपी स्टेप उनके साथ में था। अभी बाकी कुछ ज़्यादा सर मैं बोल नहीं पाऊँगा, उनका ये था। लेकिन उसके ऊपर रॉबरी मर्डर्स ऐसे करके और ये कृष्णानंद साहब का वो मर्डर का आरोप था। 24 केसेस था उसके ऊपर। तो उसका वो मालाड में आने वाला था, ऐसा ये था, इन्फॉर्मेशन था। लेकिन उधर वो चकमक में मारा गया। अच्छा। तो वो जो एनकाउंटर हुआ था, वो एनकाउंटर बॉम्बे पुलिस की टीम ने किया था या यूपी एसटीएफ ने किया? यूपी एसटीएफ मुंबई पुलिस मिलके किया था। अच्छा। हाँ। लेकिन पहली गोली किसने चलाई थी, इसका श्रेय मतलब किसको मिलेगा, दोनों को या सिर्फ किसी एक व्यक्ति का तो वो होगा कि भाई पहले उसने? अभी इतना मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी गोली का हिसाब आता है ना, तभी वो स्पेसिफिक जवाब देना पड़ेगा, लेकिन उतना मुझे याद नहीं। लेकिन दोनों ने मिलके किया था। अच्छा। और एक कृपा शंकर सिंह करके था, वो केस में था, वो हम लोग ने किया था। अच्छा। और यूपी स्टेट में। और एक द्विवेदी करके था, उसके साथ में हम लोग कार्बाइन्स और 8 वेपन पकड़े थे। अच्छा। हाँ। कैसे हुआ था वो, क्या केस था? वो यूपी से मतलब एक डीलर जैसे मंगाते हैं, कुछ गैंगस्टर वगैरह मंगाते हैं, फिर उनकी बातचीत चालू थी, वो दरमियान हम लोग ने उसको पकड़ा था। अच्छा। ओके। तो अरे बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोग ने मतलब साहब के साथ में वो टीम में ऑपरेशन में मैं था। अच्छा। ये काला घोड़ा केस अभी सबको मालूम है, वो ऑपरेशन में मैं था।
अमजद का जो मर्डर हुआ था। हाँ। लेकिन अमजद के मर्डर के पीछे तो असल में कहानी ये थी कि वो जेएनपीटी में जो हथियार बरामद हुए थे, हाँ। तो उसके शक में शायद अमजद को मारा गया था। नहीं, फिर क्या केस था वो? अमजद का मर्डर क्यों हुआ था? अमजद का मर्डर उनकी मतलब पर्सनल कुछ वो जो सब रैकेट था इंडी बेस वाला, वो सबसे वो तो छोटा राजन गैंग ने मारा था ना छोटा उसको? जन गैंग ने मारा था। वो अब्बास वगैरह था उसके, हम्म, ये जो गैंगस्टर हम लोग ने पकड़ा था, हम्म, ऐसा था। अच्छा। और वो जो जेएनपीटी का बोल रहे, वो ऑपरेशन भी मैं था, और वो सब साहब ने सब हैंडल किया था। वो मैडम भी थी, जॉइंट सी मैडम, बोरोंगर मैडम, ये सब साथ में। कैसे हुआ था जेएनपीटी का केस? वो एक्चुअली हम लोग ने एक चंदन का ट्रक पकड़ा था, लाल चंदन। कहाँ वो कई करोड़ का आप लोगों ने एक ट्रक दो पकड़ा था? ट्रक पकड़े थे हम लोग ने, हाँ। गोदी से। कितना माल था, क्या था वो? दो ट्रक करीब करीब 17-18 टन था, अच्छा। दो ट्रक का माल। हम्म, तो इन्वेस्टिगेशन चालू था। फिर साहब के जो शर्मा साहब के सोर्स थे, ऐसे करते करते वो केस ओपन हो गया। साहब ने वो केस ओपन किया था, शर्मा साहब ने। वो जो ये हथियार मिले थे वो तो ग्रीस हथियार के ड्रम मिले में थे थे। ग्रीस में, 1200 कारतूस हम्म, और वेपन थे। वो ग्रीस के डब्बे में, बैरल रहते ना, बैरल में। बैरल में थे। हाँ। तो हम लोग ने निकाल के फिर पकड़ा दिया। क्योंकि उसके सिलसिले में वो बालू डोगरे का उधर मर्डर हो गया था, मलेशिया में। मलेशिया में। हाँ। वो मतलब वो कनेक्ट ये था। तो ये मतलब वो माना जाए कि बालू डोकरे की तरफ से ये इंफॉर्मेशन लीड आउट हुई थी, नहीं, इसके नहीं, कारण वो उसका नहीं। मर्डर किया राजन गैंग ऐसा ने ही। उनको लगता है, लेकिन ऐसी कुछ भी नहीं थी। हम्म, जो इंफॉर्मेशन मिली, वो प्रदीप शर्मा साहब, एक धर्माधिकारी साहब है, हम लोग पूरे ऑपरेशन में थे, वो हिसाब से मिली है, बाकी ऐसा नहीं। और फिर वो इंफॉर्मेशन साहब ने फिर मैडम को बोल के सब ऑपरेशन हम लोग ने करवा दिया। अच्छा। तो ये यानी कि जेएनपीटी का जो केस है वो बेसिकली इसका एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का एक्सटेंशन हो गया आपके लाल चंदन वाले केस का, यस। है ना? यस। तो लाल चंदन वाले केस में गिरफ्तारियां हुई थी कुछ? हुई थी। कितने लोग पकड़े गए, उनको कुछ सजा वजा हुई, कुछ आइडिया है? दो अभी वो सर शायद वो चालू केस है, इतना अभी मालूम नहीं है, लेकिन वो शायद कोर्ट में पेंडिंग केस है। 2 लोग लेकिन पकड़े गए थे। 2-3 लोग थे। हाँ। तो और ये जो जेएनपीटी वाला केस था इसमें अरेस्टिंग्स हुई थी? अरेस्टिंग हुई थी। अच्छा। अरेस्टिंग हुई थी। उसमें मधु कुट्टी करके एक था, और पटेल एक करके एक था, बाकी के मुझे याद नहीं नाम अभी। अच्छा। बहुत साल हो गए उसके। तो ये जो केसेस हुए उसके बाद में कोई ऐसी आपको चीज याद आती है जो इन केसेस के साथ ही कनेक्टेड हो, जुड़ी हुई हो? इसके साथ में सर एक केस हो गया। फिर ये जो वेपन का केस होने के बाद छोटराजन की जो वाइफ है, वो रिलेटेड अलग यूनिट ने कुछ उस दरमियान अरेस्ट किया था। और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम लोग ने रवि पुजारी की वाइफ को भी हम लोग ने अरेस्ट किया था। पद्मा पुजारी को? पद्मा पुजारी को। क्यों, किस केस वो में? कुछ मतलब पासपोर्ट का इशू था। अच्छा। तो वो केस में हम लोग ने ये किया था। और उसी दरमियान एक हमारा भी जो केस चालू था लखन भाई का, तो इनकाउंटर हो गया था उसी दरमियान। उसके बाद तो जब एक केस हो गया, तो ये लोग सब हम लोग के ऊपर, मतलब मेरे नॉलेज के हिसाब से, मैं मेरे एक जानकारी के हिसाब से, ये हम लोग के ऊपर चिढ़े हुए थे। और लोग ने ये जो केस बना, तो हमारे पुलिस को, मतलब पुलिस का मॉरल कैसा डाउन हो जाएगा, तो एक केस में मैंने देख लिया। अच्छा। ये लोग ने मैं पड़ेगा लखन भैया एनकाउंटर केस के ऊपर आपसे अलग से एक बार चर्चा करूंगा। प्रीति जैन और मधुर भंडारकर केस के बारे में आप क्या जानते हैं? उस केस से आपका कहीं कुछ कनेक्शन रहा है, ऐसा मैंने सुना है। प्रीति जैन और मधुर भंडारकर का, वो तो उनको तो मैं जानता नहीं है, प्रीति जैन और भंडारकर। उस केस के किसी आरोपी हाँ। का मामला था सर। वो एक मैं पुलिस क्वार्टर्स में रहता था वर्ली में, तभी मेरे से दोस्ती, मतलब उसे नरेश परदेशी करके था, उससे पहचान हो गई? पहचान थी मेरी। तो वो उसका लेबल लगता था गौड़ी गैंग से। अच्छा। ये गौड़ी गैंग के लिए काम करता है।
तो एक दिन क्या हो गया कि मुझे मिला वो, बोला सर मैं प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा ऐसा है कि मुझे सुपारी दी गई है हम्म, और एक अमाउंट दी गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए। हम्म, तो किसका करना है, बोला मधुर भंडारकर साहब का। बोला मत कर भाई, ऐसा अच्छा आदमी है, जो जिनकी कुछ पर्सनल रहेंगे वो रहेंगे, तू अच्छा आदमी है, तू भी प्रॉब्लम में आएगा और वो अच्छा आदमी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैं मेरे साहब को, प्रदीप शर्मा साहब को और धर्मारेड्डी साहब को मैं बताया था। तो हुआ क्या, ये 2-4 दिन हो गया, मैं उससे नंबर लिया, बोला हम हमारे हिसाब से काम करते हैं, तू कुछ मत कर, मर्डर वर्डर के चक्कर में तू फंस जाएगा, अच्छा आदमी है। तो उसको मैं समझा के छोड़ दिया था। 4-5 दिन के बाद क्या हो गया, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। एक कुछ बात में लीक हो गई, वो किधर आगरी पड़ाया, नागपड़ा किधर, तो अरे उसको अरेस्ट किया नरेश परदेशी ने। तो नरेश परदेशी ने क्या किया, उधर मेरा नाम बोल दिया अच्छा, कि इनको मैं बताया हम्म, ऐसा मैं नहीं करने वाला था करके। तो मुझे याद है, रस्तोगी साहब थे, डीसीपी रस्तोगी साहब थे, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला ये बात सच है क्या कि तुमको मर्डर होना है, ये भी मालूम से। सर मैंने उनको बताया था ये सब मत कर, और मैं मेरे जो सुपीरियर थे उनको भी बताया था कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने तो उसको बोला था तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा तो, ऐसा मैं बता बोला। उसने मुझे प्रॉमिस किया सर मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा, लेकिन बाबाला तो हो रहा है, लेकिन मेरे को प्रेशर भी आ रहा है, दे रहे लोग जिससे मैं कुछ अमाउंट लिए, वो प्रेशर भी कर रहे कि तू कर दे। उसने जगह भी ये किया था। तो फिर मेरे एक दोस्त था उधर फिल्म सिटी में, उसको मैंने बताया था, अरे बोला भंडारकर साहब है ना, उनको बता देना थोड़ा अलर्ट रहे करके। अच्छा, हाँ, तो बोला ठीक है, तब आते हैं फिल्म सिटी में, तब उनको मैं बताता हूँ। वो राजू शिंदे करके था, उसका भी बाद में मर्डर उसके हो गया। बाद में मर्डर हो गया। हाँ, राजू शिंदे को मैं बताया था कि भंडारकर साहब को आप थोड़ा बताओ करके। भी बोला ठीक है मैं बताता हूँ करके। तो ऐसा हो गया था। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन था मेरे पास आया था ये इसका, लेकिन तभी मैंने उसको अच्छी तरह से समझा के छोड़ दिया था। यानी आपने तो उसका भला ही करने की कोशिश भला की ही और कोशिश। एक यानी उसने मतलब वो सुना मेरी बात, कुछ किया नहीं उसने। हाँ। लेकिन बात में तो कुछ लीक हो जाते तो मुझे तो अपने सोर्सेस से ये पता चला था कि उसको तो बलि का बकरा बनाया जानबूझ करके। हाँ। और ये सब ऐसा कुछ होना नहीं था हम्म। उसके नाम से कि मतलब प्रीति जैन जो है उसको फंसाया जा सके इस केस में और अच्छा। उसको अरेस्ट करवाया जा सके, क्योंकि उसने जो है मधुर भंडारकर के खिलाफ मी टू किया था, यानी दैहिक शोषण का, लैंगिक शोषण का केस फाइल किया था। तो कुछ इस तरह की भी बात मेरे सामने आई थी। ये आप लोगों को कभी ये सुनने नहीं में सर, आया? वो आगे का कुछ इतना मुझे मालूम नहीं था। मेरा रोल उतना ही था कि मैंने उसको स्टॉप करवा दिया था। अच्छा। और पहली बात ये उसने मुझे कही थी कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा, उसको मैं स्टॉप करवाया था। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आपने तो हथियारों की बहुत सारी रिकवरी करवाई है, तो मतलब वो उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो हथियार तस्कर होते हैं या बेचने वाले होते हैं उन लोगों ने उन्हीं हथियारों से आप लोगों पे हमला कर दिया? ऐसा कभी हुआ नहीं सर, हथियार वाले ने कभी फायरिंग किया और ये हुआ नहीं। लेकिन मेरे जितने भी मेरी सर्विस हो गई है सर, 17-18 साल, जब ये केस के पहले मेरे ख्याल से मैं हर ऑपरेशन में था, तभी 100 के आसपास वेपन और जो कारतूस रहते हैं 1,500 या 2,000 तक रिकवरी में मेरा हिस्सा है। अच्छा। ये ऑपरेशन में मैं हर मतलब मेरे करियर के अंदर इतने मैं मेरे और मेरे को इसके लिए 120 रिवॉर्ड दिया गया है डिपार्टमेंट से। अच्छा। ऐसा है। मतलब आपको आपके पूरे जो जितना आपने कार्यकाल हुआ है उसमें 120 रिवॉर्ड्स मिले हैं, पुलिस रिवॉर्ड्स, और साइटेशंस भी उसमें शामिल हैं? उसमें सी नोट है 20। अच्छा, 20 सी नोट्स हैं। यस। बहुत शानदार मतलब आपका हो यस। रहा। मुझे एक चीज़ ये बताइए कि ये जो सुनील घाटे था, हाँ। अरुण गवली गैंग का, वो तो बड़ा खतरनाक गैंगस्टर था, उसकी भी शायद अरेस्टिंग या कुछ आपने की थी? सर वो सुनील घाटे कुछ 302-307 में वांटेड था और उसको हर यूनिट ढूंढ रहा था। हर यूनिट मतलब हर यूनिट, अभी उधर यूनिट 1 नंबर 2 नंबर तो आजू बाजू में, 1 नंबर कमिश्नर ऑफिस में थी, 4 नंबर एंड ऑफिस, मैं तभी यूनिट 11 में था और शर्मा साहब के साथ में था।
तो मेरा एक इन्फॉर्मर था, तो उसने बताया सर ऐसा ऐसा है, आता जाता है दगड़ी बाईकला चाल साइड में। में, दगड़ी चाल में आता है, उधर कुछ मीटिंग्स वगैरह लेते लेते हैं अनिल घाटे। तो मैं बॉस को बताया सर ऐसा ऐसा है, तो बोला सर वर्कआउट करो तुम लोग, मेरी जरूरत तो मैं भी आता हूँ। हम्म, तो सर एक इन्फॉर्मेशन ऐसा पक्का मिला कि उधर आने वाला है। हम्म, तो हम लोग सब, बॉस भी थे, शर्मा साहब भी थे, और साहब ने टीम ये किया था, हम्म, इधर तुम खड़ा रहो, इधर करो। हम लोग ने स्पॉट ये किया था, तभी उधर आने वाला था, बाईकला स्टेशन के सामने। तो मैं उनको जानता था मतलब कोर्ट में आना जाना, तो हमको अगर किसी की पहचान करना हो तो हम लोग भी जाके कोर्ट में खड़े रह के अपना चेहरा नजर से देख के निकाल नज़र से निकाल देते हैं। मतलब उनका ही नहीं, हर एक का, मतलब हाँ। जो बड़े क्रिमिनल्स है तो देखे किधर उनको, तो हमको जानते नहीं, लेकिन उधर जाके कोर्ट बीट में थोड़ा बैठ के आ जाते थे। कोर्ट में जाकर के देखने का एक बड़ा फायदा मेरे ख्याल से ये भी होता होगा हाँ कि उनसे मिलने के लिए कौन कौन आता है ये भी आपको पता चलता होगा। हाँ, लेकिन पहचान नहीं होती, लेकिन चेहरा तो हो जाता है। हम्म, और इसके पहले हेडक्वार्टर में था, तभी मैं लोडिंग का भी काम किया, मतलब हम्म, आरोपी को लेके जाना, कोर्ट से लेके आना, हम्म, तभी पहचान हो जाती थी। उधर अलग अलग चेहरे, हम्म, गाड़ी खड़ी रहेंगी कोर्ट के इधर, तो ये गैंग का, ये गैंग का, फलाना, सब मालूम पड़ता था। नॉलेज बाद में मेरे को फायदे में आया। हम्म, तो सर इनको क्या हो गया, तो अनिल घाटे गली के अंदर एक खड़ा था, हम्म, तो हम लोग के अलग अलग खड़े थे। साहब भी एस ब्रिज के उधर उनका गाड़ी खड़ी थी, हम्म, तो उनको अभी पकड़ना कैसा, 8 लोग हैं हम्म, और मैं अकेला था। हम्म, मैं अकेला आगे, मेरे पीछे 2 लोग हैं। तो हमारा ऐसा ये क्या था, मेरे ऊपर तुम ध्यान रखो और उनके ऊपर पीछे जो है वो ध्यान रखेंगे। हम्म, तो अभी वो मीटिंग खत्म करके फिर जाने की तैयारी में था, हम्म, तो मैंने अभी बोला अभी 2 मिनट में निकल जाएगा। हम्म, तो बराबर बाईकला स्टेशन के सामने ना, इधर एक गली के अंदर है, रमाना एक का बिल्डिंग है, उसके गली में, बाजू के गली में वो खड़ा था। हम्म, तो मैं अभी बोला जो भी होता है होने का, पीछे है क्या नहीं मालूम नहीं, देखा मैंने। मैं गया डायरेक्ट उसको कमर में हाथ डाला, बोला प्रदीप शर्मा स्क्वाड, और वेपन निकाला और लगा दिया। तो 2 मिनट वो रुक गया। आपका बक्का रह गया बाकी का होगा। जो लोग बोला ये हाँ, लो भाई, तानाजी से प्रदीप शर्मा साहब उधर खड़ा है। हम्म, मैंने भी बोलना पड़ेगा, जो मैं अकेला है, इतना ये हो गया था। मैं भी मतलब 8 वो लोग है, मैं अकेला है। तो मेरे साथ पीछे वाले ने देखा, तो जब से साहब का नाम लिया वो ठंडा हो गया। सर साहब आए, आने तक 1000 का मॉब उसने तैयार किया है। अरे बाप रे, उसको जैसे हाथ में डाला, ओहो, मेरे हाथ में एक वेपन है, हम्म, उसने कुछ किया नहीं मेरे से, हम्म, अच्छे से आके बोला भाई चल तू गाड़ी में बैठ, उधर सामने गाड़ी है। हम्म, तो रोड में आने तक 1000-2000 पब्लिक ऐसी जगह जा रहे, किधर लेके जा रहे, हमारा नगर सेवक ऐसा है। बोला आपका नगर सेवक वांटेड है हम्म, केस में, इसके लिए पुलिस लेके जा रहे हैं। प्रदीप शर्मा का स्क्वाड, मैं मेंबर हूँ उस स्क्वाड का, हम्म, मैं पुलिस वाला हूँ, ऐसा करके हम्म। 2 मिनट उसको बातें करते। साहब आए तो फिर सब, साहब देख के ठंडा हो गया सर। ठंडा हो गया, बोला बैठ जा भाई, चल जाना है। हम्म, आराम से आया। आराम से एकदम आराम से आना ही है, बाकी क्या करेगा। इतना बड़ा आदमी को देखेगा तो आराम से ही आना है। किसको एनकाउंटर में मारना है। कुछ बोला गड़बड़ नहीं ना, अभी क्या गड़बड़ है, 2000 वाला आदमी पब्लिक है, हम्म, गड़बड़ नहीं हो सकती। हम्म, हम्म, फिर हम लोग क्राइम ब्रांच में आ गए, फिर उसका जिधर केस था उसके ताबा दे दिया। अच्छा। हाँ कई बार ऐसा देखने में आया है कि पुलिस वाले भी गैंग्स के साथ मिले हुए होते हैं या उनके लिए काम कर रहे होते हैं। एक दो इस तरह के केसेस हुए थे, उसमें से एक कोई बंदा था, फरीद पठान। हाँ सर, वो फरीद पठान सर वर्ली में रहता था, और एक 87 बैच का एक पुलिस कांस्टेबल था, ब्लैक बेल्ट था वो। अच्छा। हाँ ब्लैक बेल्ट था। तो वो फिर बाद में गुनहगार बना, उसके ऊपर केसेस थे, मर्डर केस था, रॉबरी की केस थी। नहीं, यानी वो पुलिस में रहते ही इन लोगों के लिए साथ में काम करने लग गया था। नहीं, बस जैसा ये- मालूम पड़ा है कि वांटेड है, पुलिस से बढ़तर किया था उसको। अच्छा। हाँ निकाल बढ़तर दिया। किया था, निकाल दिया था। और फिर वो एक क्रिमिनल्स लोग में ये रहता था। हम्म, तो एक बार मतलब ऐसा, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन था, हम्म, तो शायद उधर अपना परमवीर सिंह साहब थे, हम्म, उसका इनकाउंटर उधर हो गया। हम्म, तो उसके साथ में एक लालबाग का ये था,
एक दहसर का एक मतलब वो गौड़ी गैंग के थे, सब थे, उसका इनकाउंटर हो गया। अच्छा, ये भी उसके साथ वाले दो और लोग जो थे हाँ, दहशत लेकिन वाले, और वो भी मारे गए उनका थे। मारे गए थे, लेकिन अलग अलग जगह भी इनका एक दो दिन में इनकाउंटर हो गया था। अच्छा, ओके। ऐसा है। और इस तरह के और भी तो कई, एक इंग्लैंड नाम का भी कांस्टेबल हुआ करता था जो हथियार लाने ले जाने का काम किया करता था, तस्करी करता था, रमेश इंगले या रमेश इंगले। हाँ, वो सर उतना मुझे आइडिया नहीं अच्छा, है। अच्छा। हमारे सीनियर था वो, लेकिन वो किधर माहिम साइड में किधर रहता था, माहिम कॉलोनी में उसका भी मैंने- एनकाउंटर हुआ था शायद। हाँ, मेरी वो जानकारी में है कि हाँ, उसका एनकाउंटर एनकाउंटर हुआ हुआ। था। अच्छा, कुछ आपको याद पड़ता है कि कोई डीके राव का भी हथियारों का कुछ कंसाइनमेंट आप लोगों ने पकड़ा था, कि वो सिर्फ जेएनपीटी वाले केस में ही ये जुड़ा हुआ था डीके राव भी? नहीं, डीके राव का कुछ हम लोग ने ये नहीं पकड़ा था। नहीं, वो खाली ये अलग था, लेकिन उसमें डीके राव नहीं था। अच्छा। डीके राव नहीं था। ये डायरेक्ट छोटा राजन, ये सब हथियार सब ने उसने इधर भेजे थे। एक वो गुड्डू डकैत को पकड़ा था आपने? हाँ, गुड्डू डकैत को पकड़ा था। क्या केस था वो, कैसे मतलब उसको? गुड्डू वो रॉबर था सर। अच्छा। हाँ, लेकिन एकदम स्मार्ट रॉबर है। बात करने में पुलिस से अगर बात करते करते भाग जाएगा। ऐसा? हाँ, कैसे? ऐसा पकड़ा अगर तो बात करेगा, सर मैं आ रहा हूँ, ऐसा करूँ। लेकिन उसके साथ में 7-8 केस हम लोग ने ओपन किया था। अच्छा, गुड्डू डकैत। ओके। और ये जो है क्या बोलते हैं, उस दौर में मेरा ख्याल है कि 92 से लेकर के और करीब करीब 98 तक के बीच का ऐसा वक्त रहा जब हाँ, जब सबसे ज़्यादा मुठभेड़ें हुई हैं, एनकाउंटर्स हुए हैं। उस समय जो ये होते थे, क्या नाम है, क्रिमिनल्स होते थे, गैंगस्टर होते थे या शूटर होते थे, वो जब कुछ गेम बजाने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ प्रेस में और मीडिया में सब अखबारों को फैक्स डाल करके जाते थे कि हमें जान का धोखा है, और फिर अगर पकड़े गए तो वो फैक्स दिखा करके और छूटने की कोशिश करते थे। ऐसा होता था, क्योंकि एक दो बार इस तरह के फैक्स मेरे सामने भी आए हैं, क्योंकि उन दिनों मैं अखबार में काम किया करता था, क्राइम रिपोर्टिंग करता था, तो हमारे पास में ऐसे फैक्स आते थे, तो हमारे जो स्टाफ होता था वो ला करके मुझे ही देता था कि अरे देखिए साहब, ये ऐसा फैक्स आया है, क्या करना है इसका। सर कैसा है, अभी जो गैंगस्टर या जो डेकॉर्ड रॉबर्स होते हैं, उनके नामचीन लोग हैं, तो उनको मालूम है अगर पुलिस ने पकड़ा उधर, तो मेरा एक तो सिलसिला था, ठोक देते थे, मतलब हो जाता था। उसने कुछ वो भी ये किया तो उसने अगर निकाला तो फायर, बचने का तो चांस बचने का चांस नहीं। तो बचने का कैसा, तो इनका मोडस ऑपरेंडी था कि जिधर अगर समझो मैं गोरेगांव में जा रहा हूँ, गोरेगांव में जा रहा हूँ किधर रॉबरी करने या किसको ठोकने जा रहा हूँ, तो एक फैक्स मार के जाने का, या वकील को बोलने का या दोस्त को बोलने का, भाई सीपी ऑफिस में फोन एक फैक्स मार के रख, या पत्रकार को फैक्स मार के रख, मंत्रालय में मार के रख। हाँ। इनका मोडस ऑपरेंडी था, और ऐसा बहुत सारे होता था, लेकिन वो के ये नहीं करते थे। अगर पकड़ा गया तो बोलेगा सर मैंने ऑलरेडी फैक्स किया है, मुझे मत ठोको। तो फिर पुलिस वाले मार ही नहीं सकते कुछ भी। उसको इतना डर था कि अगर पकड़ने के बाद, अभी पकड़ने के बाद तो कोई पुलिस ठोकती नहीं है, उसको पकड़ने के बाद वो खाली बोलेगा सर मैंने फैक्स किया, मत ठोकना। उसको मालूम नहीं ठोकते कैसे। हाँ, सही है। ऐसा तो डर के मारे वो बोल जाता सर मैंने फैक्स किधर किया है। अच्छा। फिर इधर तो वेरीफाई कर लेते थे हम लोग, साहब अभी हमारा जो बॉस था वो वेरीफाई करते थे सब लोग। ऐसा सब एक मोडस ऑपरेंडी है, वो होता है वैसा। ये बड़े बड़े गैंगस्टर है वो करते थे उस टाइम। तो वैसा माहौल ही था, वो लोग गाड़ी में बैठे तो ठोक रहा है, गाड़ी में बैठा ठोक दिया, ऐसा था। अच्छा, एक वो अवधेश वाला केस था, एक्सिस बैंक में डकैती पड़ी थी कई करोड़ की, कुछ वो क्या केस था आप लोगों का? सर वो चेंबूर में बैंक थी, चेंबूर एक्सिस बैंक। तभी की उस साल की मतलब वो 1-2-4 साल के दौरान की जो बड़े केस थे, मतलब बड़ी अमाउंट की केस रॉबरी थी। 1 करोड़ कुछ 35 लाख का अमाउंट था। तो उसमें अवधेश सिंह करके गुर्गा था, उसका नाम आ गया था अवधेश सिंह, और उसके साथ में ये थे। तो वो हम लोग ने केस ओपन किया विद वेपन। उसके भाई को इस केस में पकड़े थे हम लोग, और एक दीपक करके था,
एक तीड़ करके ऐसा और भी था। ऐसे हम लोग ने अरेस्ट किया था और बाद में अवधेश सिंह का इनकाउंटर हो गया था कहाँ पर, यही मुंबई में? मुंबई में। अच्छा, किसने मुंबई किया? में मतलब आप लोगों की टीम ने नहीं किया? हम लोगों की टीम ने नहीं किया, उसका इनकाउंटर हो गया था। वाकोला साइड में किधर है? ये जो अवधेश सिंह है, ये बॉम्बे का ही क्रिमिनल था या यूपी का था और यहाँ आके एक्टिविटी करता था? बॉम्बे का ही था। अच्छा, बॉम्बे का था। हाँ। और कहाँ रहता था, कुछ क्या आइडिया पहला है? वो निर्मल नगर में रहता था, अभी उसका भाई था वो मलाड मालोनी में किधर वो शिफ्ट हो गया था वहाँ से, लेकिन वो हार्ड क्रिमिनल था तो उसका इनकाउंटर हो गया। वो सिर्फ डकैतियां ही करता था? हाँ, वो रॉबरीज, फायरिंग वगैरह ये सब केसेस थे उसके ऊपर। अच्छा, मर्डर केस भी थे? मर्डर केस भी थे उसके। अच्छा। हम लोग भी ढूंढ रहे थे, लेकिन वो हम लोग के मतलब वो रेंज में आया नहीं था। केस ओपन हो गया तो हम लोग थोड़े ये हो गए, फिर उसको वो वांटेड हो गया था, फिर अलग यूनिट ने उसका इनकाउंटर हो गया साथ में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस जो हिस्ट्री है उसमें आपके साथ जुड़ी हुई, उसमें मैंने देखा था एक पप्पू गौशाला नाम का बंदा हुआ करता था, क्रिमिनल था, उसको शायद पकड़ा था या एनकाउंटर किया था, कुछ था। ये पप्पू का नाम, पप्पू गौशाला नाम क्यों पड़ा उसका? वो असली सर महेंद्र द्विवेदी असली? हाँ, महेंद्र, वो यूपी का था सर, लेकिन वो बहुत सारे वहाँ पे भी वो वांटेड था। और जब इधर आया था तभी जब इंफॉर्मेशन दी थी वो टीम में मैं था, तो उसका इनकाउंटर रखा। उसके जब उसको ये किया तो उसकी कार में कार्बाइड उसके बैग में और वेपन्स मिले थे, उसके 7-8 वेपन मिले थे। अच्छा। हाँ, उसका हम लोग के साथ वाकोला में इनकाउंटर किया था। उसका पकड़ने गया और उसने फायरिंग किया, फिर हम लोग ने चकमक में वो मारा गया वो। अच्छा। और इसके अलावा जो है, मुझे एक केस आप लोगों का याद पड़ता है, तालिबान गैंग का कोई मौलाना था जिसको एनकाउंटर किया था लोगों ने या पकड़ा था। हाँ सर, वो उसका तालिबान, उसका नाम था अली था, शकील अहमद साहब। शकील अहमद अली, और उसको मौलाना बोलते थे। क्यों मौलाना क्यों बोलते थे? वो पास टाइम नमाजी था, नमाज पढ़ता था ऐसा। वो जो इन्फॉर्मर थे, वो कुछ उसके बाजू आजू वाले थे, वो बताते कि नमाजी वाले, लेकिन उसका एक स्टाइल था खुद का सर, और एक गैंग था उसका मौलाना। तालिबान गैंग से वो जाना जाता था। ये तालिबान गैंग गैंग, उसने नाम खुद की गैंग की तालिबान गैंग रखी थी। ये उसी की गैंग थी, ये हेड था? यस सर। अच्छा। तो उसका जो काम करने का जो स्टाइल था, वो कभी एक उनके में खबरी रहते, वो एक खबर दे इधर पैसा आ रहा है जा रहा है, या गोल्ड किधर आ रहा है जा रहा है, जो गैंग उनके भी खबरी रहती। तो वो ऐसा नहीं करता था, खबरी से खबर लेके किधर काम नहीं करता था। समझो मुंबई में जा रहा है किधर में, भीड़ भाड़ एरिया में या कोई भी एरिया में जा रहा है, गोल्ड का दुकान दिखा, शॉप दिखा, तो उसको लगा इजी टारगेट है, वो डायरेक्ट घुस जाता था दुकान में अकेले। उसके 2-4 गैंग थी, 2-3, वो डायरेक्ट, उनको भी मालूम नहीं रहेगा ऐसा, चलो उनको मालूम था अभी ये घुसा मतलब करना है, अभी गोल्ड का दुकान है तो गोल्ड में घुसा, निकालेगा, फायरिंग करेगा, निकल जाएगा। अच्छा। तो ये इसका एक स्टाइल था, मोडस ऑपरेंडी थी डायरेक्ट घुसने की किधर भी जो। तो उसका हमको बिलियर्ड पेयर में ऐसा मिला था कि उधर किधर तो आने वाला है, ऑफिस में कुछ पैसा वगैरह लेने के लिए। तो उधर उसका मुठभेड़ में हम लोग ने मार गिराया था उसको। अभी अरुण चौहान साहब था और श्रीपाद काले साहब था, 2 ऑफिसर थे और हमारा टीम था पूरा। तो उसको ये मौलाना को जो है ना, तालिबान गैंग वाले को जो लीडर था उसको ही। तो ये हैं तानाजी देसाई। आपने जाना, देखा, सुना, समझा कि उन्होंने कैसे कैसे बड़े केसेस जो है सॉल्व किए हैं, एनकाउंटर्स किए हैं। ये मुंबई पुलिस के उन तमाम अफसरान के बीच में से एक ऑफिसर हैं। ऐसे मुंबई पुलिस में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनके पास एक से एक शानदार कहानियां हैं। तानाजी देसाई से हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, ये जारी रहेगी। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए,
और इनसे जो बातचीत हुई है उसके बारे में यदि आपके पास कोई कमेंट्स हैं तो हमें बताइए, और किसी विषय पर या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो भी हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हम आपको और बेहतर जानकारियाँ उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए जय हिंद।